हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमरदीप पासवान अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास के जो 4th चैप्टर विधायका पढ़ रहे थे उसका 4th पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट करने वाले हैं। और लास्ट पार्ट में हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी हैं जो 4th चैप्टर यानी कि विधायका से आते हैं वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क्स के भी हैं, ठीक है। और इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखा कृपया करके जाकर के देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यहां पे जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 सदनीय विधायिका के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो हमारा जो देश है वो संसदीय प्रणाली से चलता है और संसदीय मतलब विधायिका, ठीक है। और विधायिका को हम प्यार से क्या कहते हैं? विधायिका को हम प्यार से कहते हैं संसद, ठीक है। और संसद के अंदर कितने सदन होते हैं? संसद के अंदर 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब? एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो 2 सदन के पक्ष में तर्क देना है, यानी कि 2 सदन के लाभ क्या हैं हमें वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान रहे, अगर कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानून बनता है तो उस कानून पे एक से भले 2 राय देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अगर एक व्यक्ति किसी कानून पर अपना पक्ष देता है और दूसरा व्यक्ति भी उस पर पक्ष देता है तो दोनों में जब अच्छे तरीके से जब बात हो जाएगी तब जाकर के वो कानून जनता के लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए 2 सदन होने के फायदा है। आपने कितने बारी बोला होगा यार, एक से भले 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम पक्ष में तर्क देंगे कि किसी भी गलत कानून बनने से बचा जा सकता है, इसलिए 2 सदन होना जरूरी है, ठीक है। आगे 2 सदनीय विधायिका के विपक्ष में तर्क दो। अब विपक्ष मतलब इसके उल्टा देख लो। अब देखो कभी कभार ऐसा होता है, देखो लोकसभा के अंदर कितने सदस्य हैं? लोकसभा के अंदर है 545 सदस्य, ठीक है। 545 सदस्य लोकसभा में हैं और 245 सदस्य राज्यसभा में है। इससे पहले की वीडियो नहीं देखी, देख लो, सारा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो इतने सारे सदस्य हैं पहले सदस्य सदन में और दूसरे सदन में, तो एक बिल को अगर पास होना है जल्दी, मान लो किसी बिल को जल्दी पास होना है, ठीक है, तो अगर इस सदन के पास गया फिर उसके बाद इस सदन के पास जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए जाएगा यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा यानी कि पहला सदन और दूसरा सदन, इन दोनों में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो कोई विधेयक अगर जल्दी बनाना हो, किसी कानून को बनाना हो, विधेयक को कानून में परिवर्तित करना हो तो उसको बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि पक्ष में तर्क दे तो 2 सदन में काफी अच्छा होता है, लोगों के लिए, जनता के लिए अच्छे कानून बनते हैं। कोई अधिकार अगर नया जोड़ना होता है तो काफी अच्छे तरीके से जोड़ना होता है ताकि किसी भी नीची वर्ग या किसी ऊंचे वर्ग को लाभ या हानि ना हो, ठीक है। और विपक्ष में ये बोल सकते हो कि इन दोनों में पास होने में लेट हो, मान लो किसी राज्य को ज्यादा किसी आवश्यकता हो किसी कानून को, ठीक है, या फिर देश के अंदर कोई धन या फिर अकाल वगैरह पड़ गया है, तब भी जो धन विधेयक अगर पास होता है फिर भी इसके पास 14 दिन के लिए टाइम होता है, जैसे कि पिछले पार्ट में आपको बताया था, है ना। तो उसमें लेट हो सकता है ना, 14 दिन में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो आगे यहाँ पे पक्ष और विपक्ष में तर्क हमने देख लिया है कि 1 से भले 2 किस तरीके से बेटर हैं और 1 से भले 2 किस तरीके से नुकसानदायक हैं, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा की 2 विशेष शक्तियां बताओ। तो लोकसभा के शक्तियां और कार्य मैंने बताया हुआ है पहले भी, ठीक है, पिछले पार्ट में देखो। और यहां पे विशेष शक्तियों की बात करें तो विशेष शक्तियां एक ही है कि जो धन विधेयक है, क्या है? जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक सबसे पहले कहां? लोकसभा में ही पेश होगा, ये इसकी विशेष शक्तियां हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष ही यह तय करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा। ये राज्यसभा के पास ऐसा पावर नहीं है और धन विधेयक राज्यसभा में पहले पेश नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ रहा है। आगे देखना, चौथा क्वेश्चन क्या है कि किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? संयुक्त बैठक बुलाया जाता है यानी कि जब संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा वो कौन सी स्थिति रहेगी, कौन सी परिस्थिति रहेगी जहां पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में बैठक कराया जाएगा साथ में, ठीक है, संयुक्त बैठक कराया जाएगा। ये बैठक कौन बुलाते हैं? ये बुलाते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना, बैठक जब बुलाते हैं जबकि किसी साधारण विधेयक पर, किस विधेयक पर? किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाए, किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाए या लड़ाई हो जाए
तब जाकर के दोनों सदनों को बुला करके इकट्ठे संयुक्त बैठक कराई जाती है और यह राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। क्लियर है? ठीक है, ध्यान रहे धन विधेयक में बैठक नहीं होता लड़ाई होने पर, क्योंकि वो उसको पास होना ही होना है, और संविधान संशोधन विधेयक में तो भाई बैठक होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है कि वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक में क्या डिफरेंट है। तो ध्यान रहे जो वित्त विधेयक है, वित्त मतलब क्या होता है, मैं बोल सकता हूं क्या है, पैसा, यानी कि पैसे से रिलेटेड किसी भी राजस्व से रिलेटेड अगर कोई बिल या विधेयक पेश होता है तो उसे हम वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक है, और इसको लोकसभा के अध्यक्ष ही पेश कर सकता है, किसी गैर मंत्री या फिर राज्यसभा के मंत्री को पेश करने का अलाउड नहीं है, ऐसा कानून नहीं बना हुआ है। वित्त विधेयक को कौन पेश करेगा? लोकसभा पेश करेगा, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा नहीं पेश करेगा। ठीक है, और जो गैर वित्त विधेयक है, जो गैर वित्त विधेयक, गैर का मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो वित्त विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है, वो क्या है, गैर वित्त विधेयक है। यानी कि ये जो विधेयक है इसे संसद के कोई भी मंत्री उसे पेश कर सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैर वित्त विधेयक बोलेंगे। क्लियर है? अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा हो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करके जरूर बताऊंगा। ठीक है, आगे राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ध्यान रहे यहां पे लोकसभा और राज्यसभा नहीं पूछा है, यहां पे डायरेक्ट क्या पूछा है, यहां पे डायरेक्ट पूछा है संसद। तो पहले पार्ट में बताया हुआ है मैंने कि लोकसभा के अंदर 2 सदस्य राष्ट्रपति अपने मर्जी से मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 14 सदस्य अपने मर्जी से मनोनीत करते हैं, सॉरी 12 सदस्य। कितने सदस्य? 12 सदस्य अपने मर्जी से मनोनीत करते हैं। तो दोनों मिलाकर के कितने सदस्य हो गए? दोनों मिलाकर के हो गए भाई साहब 14 सदस्य। यानी कि यहां पे जो 6th क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा कि संसद के अंदर राष्ट्रपति 14 सदस्यों को अपने मन मर्जी से मनोनीत करते हैं। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सदनों वाले विधानमंडल वाले राज्य के नाम बताइए। अब 2 सदन वाले राज्य के विधानमंडल वाले, तो ध्यान रहे ये पॉइंट तुम्हें समझने वाला है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। देखो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 सदन वाले जो विधानमंडल हैं उसको बताना है हमें। ठीक है, तो अब यहां पे समझाने की क्यों कह रहा हूं 2 मिनट में, देखो वो देखो जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, देखो संसद है, ठीक है, और संसद के अंदर 2 सदन है। ठीक है, अब बोलोगे बार बार बता रहे हो, पता तो चल ही गया है, तो भाई साहब इसको समझना जरूरी है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है, तो ये जो है वो सेंट्रल लेवल पे है, किस पे लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है ना। लेकिन स्टेट लेवल पे क्या है, यहां पे देखो संसद नहीं पूछा है भाई, मैं जब भी समझा रहा हूं, यहां पे विधानमंडल पूछा गया है। संसद को लिखा गया है आर्टिकल नंबर 79 में भारतीय संविधान को। ठीक है, राज्यसभा को लिखा गया है 80 में, आर्टिकल नंबर 80 में, और आर्टिकल नंबर 81 में लिखा गया है लोकसभा के बारे में। ठीक है, इसी तरीके से स्टेट लेवल पे क्या होता है, स्टेट लेवल पे भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, स्टेट लेवल पे हम कहते हैं इसको विधानमंडल, क्या कहते हैं इसको, हम विधानमंडल कहते हैं भाई साहब। ठीक है, तो विधानमंडल कहते हैं, इसको हम कहेंगे विधानसभा, क्या कहेंगे, विधानसभा बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद। ओके, तो विधानसभा और विधान परिषद ये स्टेट लेवल पे, ये जो भी हैं ये काम करेंगे सेंट्रल लेवल पे, यानी कि जो भी काम होगा पूरे देश के लिए होगा। ठीक है, लेकिन ये जो काम करेंगे वो स्टेट लेवल पे करेंगे, यानी कि जो भी काम होगा वो स्टेट के लेवल पे होगा। इसको लिखा गया भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 168 में, और इसको लिखा गया है विधान परिषद में भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 में। ठीक है, और विधानसभा को लिखा गया है आर्टिकल नंबर 170 में भारतीय संविधान के। इतनी बात क्लियर है? आगे देखो, तो विधानमंडल में ये जो सदन है, यानी कि इसको हम बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम उच्च सदन, उच्च सदन। सेम ऐसे ही जैसे कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसी तरीके से विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं हमारे इंडिया में,
हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनके पास दोनों सदन है, विधानमंडल के दोनों सदन है। क्वेश्चन ये है मेन, जब भी चाहे कैसे भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, ठीक है, इस पे मैटर नहीं करता भाई, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, आप आंसर देने लायक उसी टाइम बन जाते हो, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज कब होते हैं, जब उन्हें क्वेश्चन समझ नहीं आता। ध्यान रहे, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे पॉलिटिकल का, चाहे हिस्ट्री का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, जब तक आप ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, आप उस क्वेश्चन से नहीं लड़ पाओगे, ठीक है, नहीं मतलब आंसर नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो सदनों वाले, यानी कि दो सदन वाले, एक सदन और दो सदन, जैसे ऊपर संसद में एक सदन दो सदन होते हैं, ऐसे स्टेट लेवल पे एक सदन और दो सदन होते हैं। विधानमंडल वाले राज्य के नाम बताइए, यानी कि विधानमंडल वाले राज्यों के नाम बताइए, ठीक है। तो राज्यों के नाम कौन कौन से हैं, यहां पे देखो, यहां पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ट्रिक है बाज मुक्त। क्या है, बाज मुक्त। एक और ट्रिक है वो भी बता दूंगा, देखना। बाज मुक्त से क्या बनता है हमारा, बी से बना हमारे पास बिहार, ठीक है, ए से बना हमारे पास आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ओके, और एम जे से बना हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखें कश्मीर। और एम से बना हमारे पास महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ओके, और यू से बना हमारा यूपी, ऊपर उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ओके, और के से बन गया हमारे पास कर्नाटका, कर्नाटका, ओके, और ते से बन गया हमारे पास तेलंगाना, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारे जो राज्य हैं वो सारे के सारे द्विसदनात्मक वाले हैं, यानी कि ऐसे राज्य हैं जहां पे दोनों सदन पाए जाते हैं। इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन पाए जाते हैं स्टेट लेवल पे, यानी कि विधानमंडल का दोनों सदन पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। एक और ट्रिक क्या है, एक ट्रिक है यहां पे, अबे भाई जाकर, आगे तो तुम समझ ही जाओगे, ये साथ में पढ़ लेना, अबे भाई जाकर कर दो काम, ठीक है। ये था हमारा ट्रिक, इससे बन जाएगा आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ओके। तो देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में दल बदल से आप क्या समझते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी चुनाव होता है, चुनाव के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती है, चुनाव के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती है, और उन पार्टियों के अंदर क्या होता है, कोई नेता जीतता है और कोई नेता क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है। तो जब भी किसी पार्टी का नेता, जब भी किसी पार्टी का नेता जीत जाता है, और जीतने के बाद क्या, जीतने के बाद वो अपनी पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे के पार्टी में चला जाता है, तो उसका जो बहुमत है वो सामने वाली पार्टी में चले जाएगा ना, जिस पार्टी के साथ मिला है वो, ठीक है। तो इसे कहते हैं दल बदल, यानी कि हमने अपने दल के नाम पर वोट जीत लिया, ठीक है। अब जनता उसको पसंद कर रही हो या ना कर रही हो, और खुद ने क्या करा, उसके साथ जाकर के मिल गया, तो इससे जनता के साथ धोखेबाजी हुआ कि नहीं हुआ, और इसी को कहते हैं दल बदल, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं, फिर प्रश्नकाल क्या है। तो ध्यान रहे, जब भी संसद में बैठक होती है तो संसद के बैठक में स्टार्टिंग का, किसका, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है, शुरुआती टाइम जो होंगे वो प्रश्नकाल होंगे, और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसे प्रश्नकाल का 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। शून्यकाल क्या होता है, तो प्रश्नकाल के 1 घंटे बाद और उत्तर काल के 1 घंटे पहले, ध्यान रहे, अगर प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नकाल से 1 घंटे बाद, ठीक है, और उत्तर काल के 1 घंटे पहले, उत्तर काल के 1 घंटे पहले, यानी कि बीच का समय, और इस समय को क्या कहा जाता है, इस समय को कहा जाता है भाई साहब शून्यकाल। क्या कहा जाता है, शून्यकाल कहा जाता है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि प्रश्नकाल, शून्यकाल से जो पहले का समय होता है वो प्रश्नकाल होता है, ठीक है, और शून्यकाल के जो बाद का समय हो वो उत्तरकाल होता है, और शून्य का यानी कि उत्तरकाल से पहले और प्रश्नकाल के बाद, यानी कि जो बीच में 1 घंटे का, सिर्फ 1 घंटे का समय दिया जाता है, उसे शून्यकाल कहा जाता है। उसमें जो बाहर की क्वेश्चन होते हैं या फिर उन्हीं क्वेश्चन होते हैं उनमें डिस्कस किया जाता है, बातचीत किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्नकाल, शून्यकाल और उत्तरकाल तीनों कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या होता है, तारांकित और अतारांकित किसे कहा जाता है। ध्यान रहे,
जब किसी प्रश्न का उत्तर, क्या, जब किसी प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से, किस रूप से, मौखिक रूप से, यानी कि मुंह से बोल कर दिया जाता है, ठीक है, बोल कर दिया जाता है, तब हम उसे कहते हैं तारांकित। और जब किसी प्रश्न का उत्तर यानी कि किसी बात को बोला जाता है तो लिखकर या चलचित्र के माध्यम से अगर किया जाता है उसे हम कहते हैं अतारांकित, ठीक है। तो तारांकित और अतारांकित में अंतर समझ में आ गया। एक तो जो कि मौखिक रूप से बोला जाए उसे तारांकित, और जब मौखिक रूप से नहीं बोला जाए, किसी और तरीके से बोला जाए, उसे हम अतारांकित प्रश्न कहते हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के सभी क्वेश्चन, और इसी के साथ ये वीडियो पूरा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो टेक केयर।